Bismillahirrahmanirrahim, dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कशन करेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है दे आर बेसिकली वेरी स्पेशल बिकॉज ऑफ देयर ट्यूनेबल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जिस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर जो है बहुत अहमियत के हामिल है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को ट्यूनेबल किया जा सकता है उनकी प्रॉपर्टीज को। तो डैट इज वाई वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है विद रिस्पेक्ट टू देयर यूजेस। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए कि वो ट्यूनेबल कैसे हो सकते हैं, आइए आज के लेक्चर के अंदर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और डोमेन थ्योरी की बात करेंगे कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो किस तरह से अपने आप को इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज की जा सकती हैं और डोमेन थ्योरी जो है इसके अंदर किस तरह से अपना किरदार अदा करती है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इस डिस्कशन के लिए होगा। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस, ये टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 कोर्स के रिलेट कर रहा है। PHY 402 BS फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर रीजनिंग स्प्रिंग 2021 सेमेस्टर हमारा। So in this last lecture, we have talked about a number of discussion regarding the magnetic field. Magnetic flux के बारे में पढ़ा था, Gauss's law for magnetic field, integral form, उसकी differential form को पढ़ा, origin of magnetism के बारे में हम बात की, फिर atomic view देखा कि magnetism जो है वो actually atomic स्केल पे किस तरह से जनरेट होती है उसके ऊपर देखा। फिर वी टॉक अबाउट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स को देखा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक, उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर का जो मकसद होगा वो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ट्यूनेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन ट्यून देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेन थ्योरी एंड द लास्ट वन कि किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सबसे आसान तरीका किस तरह से हम जज कर मैयर कर सकते हैं, किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये मटेरियल किस नेचर का है और किस तरह का है, किस तरह का मैग्नेटिक रिस्पॉन्स रखता है। तो दैट इज दी हिस्टोरिकल। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली तौर पे जितने भी मैग्नेट हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो इसमें बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, अर्थ, ये सारे जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और इनके अंदर एबिलिटी है कि ये आयरन लाइक मटेरियल्स को कैच कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं और इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट इवन इन नो फील्ड। तो ये बेसिकली तौर पे परमानेंट मैग्नेट होते हैं और ये इनके अंदर बेशक फील्ड अप्लाई करे या ना करे। तो इट्स अ बिग इट एग्जिबिट्स अ मैग्नेटिक मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। तो इनके अंदर जो मेन फीचर है वो ये है कि आपके पास ये मैग्नेटिक मूवमेंट रखते हैं, बेशक आप फील्ड दें या फिर ना दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो एटम के हवाले से भी तो नेट इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू दी स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज यू कैन सी है कि जिस तरह से आप इस पे देख सकते हैं कि ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसी तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अलाइन होकर आप क्या देते हैं, ये ओवरऑल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट देते हैं और डिफरेंट एटम्स मिलके आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन होकर डिफरेंट तरह की डोमेन्स करते हैं। So the neighbor dipole has the stronger interaction even no field, the spin exchange interaction की वजह से। तो ये जो स्पिन एक्सचेंज इंटरेक्शन है उसकी वजह से आपके पास जो नेबरिंग डाइपोल वगैरह है उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होती है बगैर किसी फील्ड के। So the exchange interaction aligns parallel and spread over a small finite volume is called spin. तो ये जो स्पिन इंटरेक्शन या जो एक्सचेंज इंटरेक्शन है ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी तो अलाइन हो जाएंगी, अलाइन होने के साथ ही ये और साथ वाले एटम्स को इकट्ठे करते हैं और यूं करते करते एक होमोजीनियस सा फाइनाइट वॉल्यूम है जिसके अंदर ये सारी एक जैसी अलाइन हो जाती हैं, यू कैन सी है। तो इसको हम डोमेन कहते हैं। तो ऐसा एरिया जिसके ऊपर आपके पास जितनी भी जो स्पिन हैं या एक्सचेंज इंटरेक्शन हैं वो सारी अलाइन होती हैं एक दूसरे के साथ और वो एक दूसरे को इन्फोर्स करती हैं एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को। तो इस तरह के जितने भी रीजन्स हैं हम उसको मटेरियल के अंदर डोमेन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस रीजन के अंदर ये छोटे छोटे वेक्टर जो हैं ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट्स की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं और ये डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंटली ओरिएंटेड शो कर रहे हैं
कि ये पहली डोमेन है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं। तो इस तरह से इनकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की नेट इंटरेक्शन के हिसाब से हमने इनको 8 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया होगा। और ऑल मोमेंटम विद इन द डोमेन इज द सेम डायरेक्शन। और इसके अंदर एक खासियत है कि हर एक डोमेन के अंदर जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सब की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसी वजह से हम उनको एक जगह पे अलाइन करके उस रीजन को मार्क कर रहे हैं। तो इसी तरह से जितनी डायरेक्शन होगी उतने ही डोमेन्स बनते जाएंगे और इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए देखें कि किस तरह से ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर को मैग्नेटाइज करने में काम आती हैं डोमेन। तो हैविंग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एंड डोमेन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज डायरेक्शन में हो जाते हैं। इफ इट इज सस्पेंडिंग फ्रीली इट इज सेल्फ पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर आप उसको फ्रीली छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड के हो जाएंगे। एग्जिबिट्स हिस्टैरिसीस एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज लार्ज। तो ये जो है एग्जिबिट करते हैं हिस्टैरिसीस को और रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। लार्ज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी इज लार्ज एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर and above certain temperature the ferromagnetic material become paramagnetic material and this temperature is called the Curie temperature। और इसको हम Curie temperature भी कहते हैं। ये कुछ बातें हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। और विच शोज दैट ये जो है आपके पास मैग्नीटो फ्रिक्शन इफेक्ट इसको कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पास जो है टेम्परेचर बेस्ड जितने भी डोमेन्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और रैंडमली ओरिएंटेड हो जाती हैं। तो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो है परमानेंट इन द लार्ज मैग्नेटाइजेशन जो है एक्चुअली इट इज ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ नेबरिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो इसका मतलब आपके पास जितनी भी आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है इट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिकली द नेबरिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स। और ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट्स जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटीज हैं वो हाई हो जाती है। When the temperature is less than Curie, the material is ferromagnetic state। और जैसे ही ये ज़्यादा होता है तो ये पैरामैग्नेटिक स्टेट के अंदर चला जाता है। इस दौरान जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो लार्ज होती है ड्यू टू दी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन और ड्यू टू द लार्ज इंटरनल फील्ड द डाइपोल अरेंज इन द सेम डायरेक्शन और ईच डोमेन इज स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड इवन नो फील्ड। तो उस वाले से ये आपके पास जो है इसकी डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में आपके पास फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में सारी की सारी जो लाइन्स हैं वो मैक्सिमम इसके अंदर से फ्लक्स डी जो है वो हो जाएगा और इसकी सस्पेक्टेबिलिटी है जो वो पॉजिटिव रहेगी और वो हाई हो जाएगी। तो जो डोमेन थ्योरी है वो हमें इस बारे में क्या बताती है तो आइए उसको भी देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डोमेन थ्योरी टू एक्सप्लेन द हिस्टैरिसीस इफेक्ट वेज प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन्स इन 1907। और ये 1907 के अंदर इस्तेमाल किया गया था। इट इज कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड स्मॉल रीजन where all the magnetic moments are aligned in the same direction and this small region are called the domain। So this is the structure of the domain। It could be of any direction, it could be of any region, it could be of any volume, it could be of any area और ये किसी भी तरह की हो सकती हैं। एब्सेंस ऑफ फील्ड डोमेन्स ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। पर जैसे ही हम उसके अंदर फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम उन डोमेन्स को क्या कर सकते हैं अलाइन कर सकते हैं। और इस हवाले से बट द मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन रिजल्ट जो है मैग्नेटाइजेशन इज जीरो। तो उस हवाले से इन द फील्ड डोमेन अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इफ द फील्ड इज रिमूव्ड द डोमेन रीस्टोर्ड इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और उस हवाले से दिस कॉल्ड द हिस्टैरिसीस। तो अमूमी तौर पर हिस्टैरिसीस जो है वो इस तरह से होता है कि आप पहले फील्ड अप्लाई करते हैं और अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है तो फिर आप जब फील्ड रिमूव करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली डीमैग्नेटाइज होता है। तो उसकी यही एबिलिटी को हमें चेक करना है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स करता है। तो हिस्टैरिसीस कंडीशन या फिर डोमेन थ्योरी जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करती है। So according to the domain theory, when the external field is applied, the two possible alignment of the domain is happen. The first one is the motion of the domain walls, and the second one is the by rotation of the domain walls। तो दो सिचुएशन है। एक ये है कि आपके पास अगर आपने फील्ड अप्लाई किया है तो बहुत सारे जो आपके पास डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते होते अपनी जो वॉल्स हैं
उनको कम कर ले, श्रिंक हो जाए या बढ़ जाए उनकी। तो जो बाउंड्रीज हैं एक्चुअली दीज आर कॉल्ड दी डोमेन वॉल्स जो आपके पास रीजन में है, और उस हवाले से या फिर वो रोटेट कर जाती हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो एज यू कैन सी है कि ये एक जो डैश लाइन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डोमेन वॉल्स हैं। और आप इमेजिनरी तौर पे ये तस्वुर किया गया है कि यहाँ पे एक वॉल है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ इमेजिनरी तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो वॉल्स हैं वो श्रिंक हो रही हैं, और ये जो वॉल्यूम है इसका कम हो रहा है, बाकियों का वॉल्यूम क्या है ज़्यादा हो रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो वॉल है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, एंड ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और ये वॉल जो है इधर को सरकना शुरू हो गई है, जिसके नतीजे के अंदर इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और इसका वॉल्यूम कम हो रहा है इनका। और इन द सेम वे अगर ये ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनके आपके पास जो है इनके ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट वन इज दी बेसिकली दी यू कैन से द मोशन ऑफ द वॉल, एंड द सेकेंडली अब जो है वो सेकंड काम ये हो सकता है कि पहले आपकी डायरेक्शन थी डोमेन की पैरेलल फॉर्म, बट अब देखें तो ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से रोटेट कर गया है, तो दिस इज द रोटेशन ऑफ द डोमेन। तो यहाँ पे आप जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो चेंज हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये दो तरह की मोशन जो है डोमेन्स में नोटिस की जाती हैं आमतौर पे। एक है जी बाय मोशन ऑफ द वॉल एंड दी बाय रोटेशन ऑफ द डोमेन वॉल। तो ये किस तरह से काम करती है आइए देखें। द मूवमेंट ऑफ द डोमेन वॉल्स इन वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है ज़्यादातर, और मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीजेज एंड द बाउंड्री ऑफ द डोमेन्स आर डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द डोमेन्स चेंजेस, जैसा कि आप यहाँ पे इस सेकंड फिगर में देख सकते हैं। सिमिलरली इफ द अप्लाइड फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, अगर आपका जो फील्ड है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, द डोमेन्स कैन रोटेट इनटू द फील्ड डायरेक्शन। तो आपकी जो जो डोमेन्स की डायरेक्शन है इट इज गोइंग टू अलाइन अप विद द अप्लाइड फील्ड डायरेक्शन, और इस वजह से फिर आपके पास ये चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो रोटेशन है वो डोमेन्स की हो सकती है। सो कीप इन माइंड वेन एवर वी टॉक अबाउट दैट कि आपके पास जो डोमेन वॉल्स हैं वो डिस्प्लेस हो रही हैं या मूव कर रही हैं, तो वो हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में होंगी, जबकि आपके पास जो डोमेन्स हैं वो रोटेट तब होती हैं जब आपके पास आपका जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है। सिमिलरली आपके पास ये भी हो सकता है कि जो इंटरनल एनर्जी इन डोमेन्स है वो भी आप कैप्चर करवा सकते हैं, और उसके लिए फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन चाहिए होती है। इसी तरह से आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक द एक्सचेंज एनर्जी, क्रिस्टलाइन एनर्जी और एनोस्ट्रॉपिक एनर्जी, डोमेन वॉल एंड ब्लॉक जिसे आप कहा जाता है एनर्जी कहा जाता है, और इसी तरह से मैग्नेटोस्ट्रक्शन एनर्जी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो भी हो सकती है। However, this part of the discussion is not in our course, बट ये फिर भी आपको बताने के लिए है कि वो जो आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी फॉर्म के अंदर स्टोर ज़रूर होनी है डोमेन के अंदर, और वो इन फर्दर फॉर्म के अंदर डोमेन में स्टोर हो सकती है। सो वी कैन से दैट कि जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर या एक्सचेंज एनर्जी है वो किस तरह से होगी, उसके अंदर सिंपल ये है कि जी नेबरिंग एटम जो है मैग्नेटिक डायपोल्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड अलाइन देमसेल्व्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ अलाइन होते होते एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, और बिहेव एज अ यू कैन से अ टोटल मैग्नेटिक यू कैन से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसके अंदर आपके पास ये अलाइन होके एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो सकते हैं। So the interaction energy between the neighboring atoms, magnetic dipole moment is called the exchange energy और the magnetic field energy। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये सारे एक जैसे हैं तो ऑब्वियसली इनका जो बिहेवियर होगा इट विल बी क्वाइट डिफरेंट, और उस हवाले से इनके दरमियान जो एनर्जी पाई जाएगी वो आपकी एक्सचेंज एनर्जी कहलाती है। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टैटिस्टिक्स कर्व के हवाले से या फिर हमारे स्टडी के हवाले से, वो है जी स्टैटिस्टिक्स कर्व। तो स्टैटिस्टिक्स कर्व जो है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होती है, उसके मुताबिक इसको काम में लाती है। तो ये किस तरह से काम करेगी, इट्स वेरी सिंपल एंड यू कैन से दैट इट मीन्स दैट स्टैटिस्टिक्स का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जी लैग करना या पीछे रहना, और इसका मतलब है जी मीन्स लैगिंग और रिटार्डिंग ऑफ एन इफेक्ट बिहाइंड द कॉज ऑफ द इफेक्ट।
तो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ की वजह से वो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो जो एक्चुअल रीज़न है, वो कॉज जो है वो उसके पीछे पीछे होती है उस इफेक्ट के। तो दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। सो हियर इफेक्ट इज बी, और इसके अंदर है कि जब आप किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ में रखते हैं, तो उसके नतीजे के अंदर उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो इंड्यूस होती है, और मैग्नेटिक लाइन जो है वो उस मटेरियल में से पास होती है। तो जब वो मैग्नेटिक लाइंस उस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में से पास करेंगी, तो हम उसको फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं। तो अगर वो देखा जाए, तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी जो है वो आपका बी कहलाता है। तो एच की वजह से जो बी है यहाँ पे, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो एच की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ऑब्जर्व करना हमारा एक्सपेरिमेंट का काम है। इसको हम उसकी हिस्टैरिसीस कर्व के नाम से बताते हैं। हम जब एच अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे मटेरियल्स के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो एक जैसा नहीं मिलता। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे जैसे एच बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बी बढ़ेगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे बी कम होगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि एच बढ़ाने से बी बढ़ेगा, बट लेट बढ़ता है। सिमिलरली अगर हम एच कम कर दें, तो बी जो है वो कम नहीं होता बल्कि थोड़ी देर बाद कम होता है। तो इस तरह के इफेक्ट्स को हम हिस्टैरिसीस कर्व के नाम से जानते हैं, या फिर कुछ लोग इसको बी एच कर्व भी कहते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको बी एच कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो हिस्टैरिसीस कर्व हो या बी एच कर्व हो या फिर एम एच कर्व हो, इन सब का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो हिस्टैरिसीस जो है इन मैग्नेटिक मटेरियल्स मींस लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो आपके पास क्या है कि आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, वो अगर वो लैग करे मैग्नेटाइजिंग फील्ड से, तो इस तरह की जो कर्व होगी हम उसे हिस्टैरिसीस कहेंगे। होएवर, अगर कोई मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है, तो उस तरह की कर्व वहाँ पे जनरेट नहीं होगी। ये भी हम अपने लेक्चर के एक पार्ट में देखेंगे। जैसा कि इस शक्ल को आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको एक क्लोज लूप नजर आ रहा है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस कर्व। और इसके अंदर अगर आप देखें, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एच मैग्नेटाइजेशन फील्ड वाक़या है, जबकि जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर जो है फ्लक्स डेंसिटी वाक़या है, और इसके दरमियान ये ग्राफ बनाया गया है या लूप बनाया गया है। इस ग्राफ या लूप के 6 न्यूटन से मेजर पार्ट है, और जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अपने जहन के अंदर एक स्केच बना लें कि हम ये चीज़ों को किस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज दी, यू कैन से दी एक्स एक्सिस है, और दिस इज दी वाई एक्सिस। और अगर आप ये समझें, तो ये देखा जा सकता है कि ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट भी है, और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट भी है। तो दिस इज दी होल स्टोरी, जिसके अंदर आपके पास एक्स पॉजिटिव भी है और वाई और नेगेटिव भी है। तो इस तरह से ये दोनों जो है आपके पास एक्सिस है, और ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है। अगर आप देखें, तो अमूमी तौर पे आपकी एच की वैल्यू के बढ़ने की वजह से आपके पास जो वाई की वैल्यू है वो क्या होना थी, बढ़ना शुरू हो गई है। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलरली दिस पॉइंट। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, वो है सैचुरेशन का। फिर है जी रेंटिविटी का, फिर है जी कोरेसिविटी का, फिर तीसरा है जी अगेन सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर है जी आपके पास जो है मैग्नेटाइजेशन फोर्स, कोरेसिविटी दोबारा से पॉजिटिव हो जाती है, रिटेंटिविटी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में मिल जाती है। और इसके अंदर जो मौजूदा है वो 4 टर्में हैं जो हमने समझनी है। दूसरे अल्फाज में कहें तो सिर्फ 3 टर्में ऐसी हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये सैचुरेशन से क्या मुराद है, फिर दूसरी बात है रिटेंटिविटी से क्या मुराद है, और तीसरी बात है कि कोरेसिविटी से क्या मुराद है। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब अगर आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच में रखेंगे,
और उसकी वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तब वहाँ पे मैग्नेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल कैसे आता है और उसकी मैग्नेटाइजेशन कैसे हो रही है, आइए उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है एच की एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पास एक्स एक्सिस वाले हिस्से के अंदर एच रखा गया है और वाई एक्सिस को एम या मैग्नेटाइजेशन या फिर इसकी जगह आप बी लिख सकते थे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, ये या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको लिखा जा सकता है, ये भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं है इसका उसके अंदर। आइए इसको जब हम पहले ड्रॉ करेंगे तो यू कैन सी है कि जैसे ही आप एच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर एच की वैल्यू बढ़ रही है जिसके नतीजे में मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज करता है। तो आपको कल वाले लेक्चर में याद होगा कि हमने कल वाले लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ग्राफ पढ़ा था जिसके अंदर कहा गया था कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी करते हैं, आखिरी लेक्चर की आखिरी कल के लेक्चर की आखिरी स्लाइड जिसके अंदर हमने डिफरेंट ग्राफ के साथ मटेरियल्स को देखा था, तो पैरा डाया मैग्नेटिक हर एक के लिए जब हमने काम किया था तो उसके अंदर जब आपने देखा था तो एच और एम के दरमियान जो ग्राफ था वो एग्जैक्टली ऐसा ही था कि थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है जिसके बाद ये ग्राफ फर्दर बढ़ता नहीं है बल्कि एच की जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ाते जाए एम एस की वैल्यू क्या आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। जिसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम इतना ही मैग्नेटाइज हो सकता है, इससे ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। जब ये कंडीशन आ जाए जिसके अंदर कोई वैल्यू या कोई फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई फिजिकल फिनोमेना अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू तक पहुंच जाए और फर्दर इंक्रीज ऑफ एनी पैरामीटर जो है वो उसकी वैल्यू में इजाफा ना हो, तो इस तरह की कंडीशन को हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं। और इस तरह की कंडीशन के अंदर हम अमूमी तौर पे आपके पास सैचुरेशन को कहते हैं, का लफ्ज यूज करते हैं। तो सैचुरेशन मीन्स द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। So this is basically the saturation stand for the value, or you can say the point or the value of the applied magnetic field strength at which the particular material has maximum saturation or maximum magnetization is called ms, or you can say the saturation level। तो इसको हम saturation कहते हैं। अगर हम अपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें तो हम इसको कहते हैं कि ये आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो चुकी है, वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दिया है। ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड करने के बावजूद आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह रही है, बिकॉज इनिशियली मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो थी, बट अब जो है मैग्नेटाइजेशन जो है वो आपके पास फील्ड ज़ीरो करने की वजह से अगेन यू हैव सैचुरेशन। और वो कौन सी सैचुरेशन है, ये वो सैचुरेशन है कि फील्ड को हटा भी दिया है और उसके बावजूद मैग्नेटाइजेशन जो है वो उस मटेरियल में मौजूद रही है। हम इसको कहते हैं कि इट्स रिमेन मैग्नेटाइज। तो इसको रिमेन वाले लफ्ज से आप इसको कहते हैं रिमेनेंट, और इसको हम आमतौर पे रेंटिविटी भी कहा जाता है। फिर आप अगर इसको फर्दर थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइड पे जाएं और मैग्नेटिक फील्ड को आप ऑपोजिट कर दें और नॉर्थ से साउथ पहले अप्लाई किया है, अब आप उसके नॉर्थ साउथ को रिवर्स कर दें, मीन टू से आप 180 डिग्री के ऊपर मैग्नेट की पोजीशन चेंज कर दें, तो आपकी मैग्नेटाइजेशन जो है तब उस मटेरियल की ज़ीरो हो जाती है। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब आपकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाए, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं इट इज़ दी कोरिसिव फोर्स, और यू कैन से कोरिसिविटी, और इसको हम कोरिसिविटी कहते हैं। और ये वो पॉइंट होता है जब आपका मैग्नेट अप्लाई करदा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा से डोमेन्स को क्या कर रही है, रीअलाइन करके उसको ज़ीरो मैग्नेटाइज कर दे, और ये ज़ीरो अब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो हो जाए, तो द फील्ड नीडेड टू ब्रिंग द मैग्नेटाइजेशन बैक टू ज़ीरो इज कॉल्ड द कोरिसिव फोर्स या फिर कोरोसिविटी। ओके, फिर आप देखें तो कर्व का आधा हिस्सा बन चुका हुआ है, और अगर हम इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगी, और फिर सैचुरेशन लेवल आएगा, फिर उसके बाद हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, फिर रिमेनेंस आएगी,
फिर हम अगर इसको पॉजिटिव पे लेके जाएंगे तो ये तब जीरो हो जाएगा। तो आप इस कर्व के बाकी हिस्से के अंदर देख सकते हैं कि ये दोबारा से पॉजिटिव हुई है और फिर दोबारा से पॉजिटिव फील्ड की तरफ जाके खुद को इसने दोबारा उसी कंडीशन के ऊपर ले आए हैं। तो इस पूरे लूप के अंदर 3 पॉइंट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड saturation, second one is called remainment and relativity, and the third point is called porosity. तो अगर आपको किसी भी मटेरियल को जांचना है कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है तो आप उसकी ये 3 खसूसियात पढ़ते हैं कि क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स अच्छे रखता है, बुरे रखता है और वो किस तरह का रखता है। तो इन 3 बातों से हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को जज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर तीनों मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं, अगर हम अपने मटेरियल्स के साथ उसको रिलेट करके समझने की कोशिश करें तो हिस्टैरिसीस, रिमेननेस, कोरोसिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह से समझे जा सकते हैं। आइए हम सबसे पहले पहले हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर आपके पास ये जीरो से स्टार्ट करता है। जब आपका मटेरियल जो है वो जीरो से स्टार्ट करता है तो तब आपके जितनी भी डोमेन्स होती हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। जैसे ही हम फील्ड बढ़ाते हैं तो फील्ड की एप्लीकेशन की वजह से आपके पास जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं, वो अलाइन हो जाती हैं और वो मैक्सिमम अलाइन हो सकती हैं, वो पैरेलल टू द फील्ड हो जाती हैं। इस वजह से हम जितना मर्जी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, एक दफ़ा वो अगर पैरेलल टू द फील्ड आ गई हैं तो वो दोबारा और कितनी पैरेलल आए, सो दैट इज वाई ये मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल है। और ये सैचुरेशन लेवल की वजह से आपके पास जो है ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है और वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज्ड बिहेवियर शो करती है। जैसे ही आप फील्ड कम करते हैं तो डोमेन्स दोबारा से अपने आप को रीओरिएंट करने की कोशिश करती हैं और बट फील्ड जीरो होने की वजह से वो फौरी से जीरो नहीं होती बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल। तो उस हवाले से वो रिमेंटिविटी जो है वो रह जाती है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप जब अप्लाइड फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो वो दोबारा से अपनी जो डोमेन्स हैं उनको रीअलाइन करते हुए नेट इफेक्ट जीरो पे आते हैं। फिर इसको क्रॉस करते हुए दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सैचुरेशन लेवल पे चले जाते हैं और इस तरह से ये लूप जो है वो कंप्लीट होता है। सिमिलरली अगर देखें तो सैचुरेशन लेवल के अंदर जो कंडीशन है उसके अंदर आपके पास अगर पॉजिटिव है तो ये पैरेलल होंगी अप्लाइड फील्ड के, इसको हम पॉजिटिव सैचुरेशन कहते हैं। अगर आपकी डोमेन जो है वो नेगेटिवली सैचुरेटेड है तो तब आप उसको कहते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड के। और इसके अंदर जो है रिमेननेस या मेजरमेंट यू कैन से रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन व्हेन द ड्राइविंग फील्ड इज ड्रॉप टू जीरो and the coercitivity a measure of the reverse field needed to drive the magnetization to be zero after being saturated। तो इसके अंदर रिमेन नेट की वैल्यू एम नॉट है और सैचुरेशन या कोएसिविटी की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास एच सी से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अगर देखा जाए तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बुनियादी तौर पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपके जो मैग्नेटाइजेशन है वो सैंपल की हो रही है। तो उसका जो बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका है समझने का वो ये है कि प्रेफरेंशियल अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यही खूबी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कि आप अप्लाइड फील्ड के साथ उनकी मैग्नेटिक डोमेन्स को रीओरिएंट कर सकते हैं और उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्यून की जा सकती हैं। ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन्स oriented favorably along the field direction grow at the expense of the unfavorably oriented domains. This can occur by domain walls or you can say the rotation of the magnetic domain, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। As you can see here कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेंथ वो जीरो होती है तब मैग्नेटाइजेशन जीरो होती है। उसकी रीजन क्या है कि जो नेट इफेक्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स का वो आपके पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। पर जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वैसे वैसे आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता अलाइन होने की कोशिश करता है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको बताया गया है कि ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। So you can see here कि in the first part आपके पास ये एक जैसी वॉल्स हैं, एक जैसे हिस्से हैं। हर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक जैसा रीजन दिया गया है जिसके अंदर ये काम हो रहा है। फिर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता एक रीजन कम होना शुरू हो गया है, दूसरा रीजन बढ़ना शुरू हो गया। इट
इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास ये रोटेशन ऑफ द मोशन ऑफ द वॉल्स हो रहा है। तो दिस इज द डोमेन वॉल मोशन हो रहा है, और इसको हम डोमेन वॉल मोशन इफेक्ट कहते हैं कि अब आपकी जो डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक डोमेन्स, वो उनकी वॉल्स मोशन कर रही हैं, और वो बाउंड्रीज जो है वो एक जगह स्क्वीज हो रही हैं और एक जगह एक्सटेंड हो रही हैं। अगले पॉइंट पे जाएं तो बाउंड्री और कम हो गई है, और उससे अगले पॉइंट पे जाएं तो बाउंड्री और ज़्यादा कम हो चुकी है। जब बाउंड्रीज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी तो आपके पास सिर्फ एक हल रह जाएगा कि सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स जो हैं वो आप इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे किसके साथ, एक्सटर्नल फील्ड के साथ। जब एक्सटर्नल फील्ड इतना इनफ स्ट्रांग हो जाएगा तो ये एक्सटर्नल फील्ड और इसको अपनी अलाइनमेंट के ऊपर ले आएगा, और ये जो है दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड दैट इज द सैचुरेशन कंडीशन, कि अब जो है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल और नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो मुकम्मल तौर पे फील्ड के साथ, अप्लाइड फील्ड के साथ अलाइन हो चुके हैं। सो दिस इज अ सिनेरियो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके पास ये वो रीजन है जिसके अंदर डोमेन वॉल मोशन हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वो रीजन है जिसके अंदर आपके पास डोमेन वॉल रोटेशन होती है, और ये मैग्नेटाइजेशन है। तो लोअर मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू द डोमेन वॉल मोशन, जबकि हायर मैग्नेटाइजेशन रीजन इज कवर्ड बाय द डोमेन वॉल रोटेशन की वजह से हो रहा है। So this is the whole magnetic, you can say hysteresis curve, जिसके अंदर इनिशियली मैग्नेटाइज किया जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में यूज करते हुए एक ये कंप्लीट लूप बनाते हैं। अगर आप देखें तो कुछ मटेरियल्स के लूप जो है वो बहुत ब्रॉडन होते हैं, कुछ मटेरियल के लूप जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंकिंग होते हैं, श्रिंकेज होते हैं, और कुछ के मॉडरेट होते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लूप जो है एक्चुअली द कर्व्स और ये इनके एरियाज हैं। तो कुछ का एरिया बहुत ज़्यादा है, कुछ का एरिया जो है मॉडरेट है, कुछ का एरिया बहुत ही ज़्यादा कम है। तो डिज़ायरेबल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स एंड मैग्नेट रिकॉर्डिंग मेमोरी डिवाइसेस, तो ये जो है एक्चुअली एरिया ऑफ द लूप है, और हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा परमानेंट बिहेवियर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को लेके। तो ज़्यादातर मेमोरीज वगैरह और डिवाइसेस के लिए हम ये वाला पार्ट यूज़ करते हैं, जबकि जो मॉडरेट एरिया है या फिर लो एरिया वाले जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं मटेरियल, हम उन्हें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है। एक तो इनको मैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल है, दूसरा है कि अगर ये मैग्नेटाइज हो गए हैं तो इनको डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है, क्योंकि इनके पास लार्ज मैग्नेटाइजेशन होती है एंड लार्ज पोरेसिटी होती है इनकी। इन द सेम वे, और इनके पास लार्ज रिमेननेस मैग्नेटाइजेशन होती है। तो एम नॉट इज बेसिकली दी रिमेननेस, और ये वो वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की जब आपका जो फील्ड है वो ज़ीरो हो जाता है, उसके बावजूद आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज रहता है। तो एम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो remainess magnetization है is much higher than as compared to the soft magnetic field। तो आप इस टेबल के अंदर एक सिंपली उनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि हार्ड में और सॉफ्ट मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। सो द हैव लार्ज हिस्टैरिसीस लॉस, domain walls mount movement is difficult, coercivity and intensity are large, cannot be easily magnetized and demagnetized, magnetostatic energy is large, have small values of permeability and susceptibility, used to make permanent magnets. Iron, nickel, aluminum alloys, copper, nickel, iron alloys, copper, nickel, cobalt alloys are the example of hard magnetic materials. Similarly, the soft magnetic materials के अंदर लो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, और इनके अंदर जो है आपके पास रेंटिविटी और वो कोरेसिविटी लो होती हैं, स्मॉल होती हैं, इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज किए जा सकते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी स्मॉल, हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी एंड परमेबिलिटी, और यूज टू मेक electromagnets, and iron, silicon alloys, various ferrous या fried nickel alloys and fried and garnets are the example of the soft magnetic materials. So this is the, you can say, a simple BH curve analysis of the different materials, and DM stands for diamagnetic behavior materials, PM stand for the paramagnetic behavior, FM ferromagnetic behavior, and the SPM is सुपर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है डायामैग्नेटिक में जो रिस्पांस है वो ऑपोजिट है, नेगेटिव वैल्यू,
जबकि आपके पास पैरामैग्नेटिक के अंदर जो है वो लीनियर रिस्पॉन्स है, जबकि फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो है हिस्टैरिसीस वाला रिस्पॉन्स है आपके पास। जबकि जो आपके जो है सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो सिमिलर टू दिस वन है। तो इस तरह से आप डिफरेंट मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हुए उनको कैटेगराइज कर सकते हैं बीएच कर्व के जरिए से कि किस तरह इसका रिस्पॉन्स शो हो रहा है। सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंडक्टेंस। और क्योंकि हमारा जो पार्ट था वो अगर आपको याद हो तो हमने इंडक्टेंस से छोड़ा था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडक्टेंस की बात करेंगे और इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडक्टेंस के ज़रिए से हम मैग्नेटाइजेशन और उनके इफेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंडक्टेंस की बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो ये सारी बातें जो है समझ आई होंगी। फिर भी किसी से कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो तो आप अपनी हमारे इंटरेक्टिव सेशन में कर सकते हैं। जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सवालात और अपनी डिस्कशन को कर सकते हैं। तो ठीक है, अपना सब लोग ख्याल रखिएगा। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।